हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है नॉर्मेलिटी यानी कि नॉर्मलता। पिछले वीडियो में जो है हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की कुछ यूनिट्स जैसे कि वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ परसेंटेज एंड पीपीएम। आगे हम लोग देखते हैं नॉर्मेलिटी यानी कि नॉर्मलता। नॉर्मलता जो है होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, और इसका अमाउंट कितना है 1 लीटर। फिक्स अमाउंट है 1 लीटर, यानी जो पूरा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। अब इस वॉल्यूम में मान लीजिए सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होंगे। इस सॉल्यूशन में जो है आपका सॉल्यूट भी होंगे और इसका सॉल्वेंट भी होंगे। तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है केवल सॉल्यूट। सॉल्वेंट से हमको यहाँ पर जो है कोई मतलब ही नहीं है। तो मान लीजिए इसके अंदर जो भी सॉल्वेंट, जो भी इसके अंदर सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट का जो है कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, कितना ग्राम इक्विवेलेंट मौजूद है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक। तो यानी किसी भी 1 लीटर के सॉल्यूशन में, किसी भी 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट, या ये कहिए कि जितने भी ग्राम तुल्यांक घुले होंगे, उपस्थित होंगे, मौजूद होंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, उस बिलियन की नॉर्मलता कहेंगे, नॉर्मेलिटी कहेंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, द ग्राम इक्विवेलेंट, द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute which presents in 1 liter of a solution as called its normality, its नॉर्मेलिटी। ये हो गया डिफिनीशन नॉर्मेलिटी का, कि जो है द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट विच प्रेजेंट्स इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन एज कॉल्ड इट्स नॉर्मेलिटी। यानी जो है किसी भी 1 लीटर के बिलियन में विलेय का जितना भी ग्राम तुल्यांक उपस्थित होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी नॉर्मलता कहते हैं। आगे देखिए, इट्स डिनोटेड बाई, it's denoted by कैपिटल N, कैपिटल N। तो ये हो गया जो है इसका डिफिनीशन, नॉर्मेलिटी का हो गया डिफिनीशन। अब हम इसको जो है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। इसका क्या फार्मूला होगा ये हम लोग समझेंगे। क्या बोला गया है, देखिए 1 लीटर के किसी सोल्यूशन में, तो अब हो गया पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, ठीक ना। क्या हम लिखवाए हैं डेफिनेशन में, 1 लीटर का सोल्यूशन है, तो यहाँ पास क्या हो गया पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर। अब इतने वॉल्यूम में जो है किसी भी सॉल्यूट का जितना भी ग्राम इक्विवेलेंट मौजूद होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बोलेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम तो आपको जो है आपका क्वेश्चन में देगा, ग्राम इक्विवेलेंट आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, उसको आप खुद सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके लिए एक नया टर्म होगा ग्राम इक्विवेलेंट। होता क्या है,
देखिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं सिंस दैट ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू आपका होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं W अपॉन कैपिटल E। यानी वेट का सिंबल क्या हो गया, W हो गया, स्मॉल W, और जो है इक्विवेलेंट वेट मतलब जो है E हो गया इसका सिंबल। तो W अपॉन E हमारे पास क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो हम इसको इस फार्मूले में रखें तो कितना हो जाएगा, कैपिटल N इक्वल टू W अपॉन E टोटल अपॉन V इन लीटर। या हम इस फार्मूले को ऐसे भी नोट कर सकते हैं W अपॉन E इंटू V इन लीटर। और जब इसी फार्मूले को जब वॉल्यूम हम जो ml के तौर पे लिखेंगे तो आपका फार्मूला आपका हो जाएगा कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल W अपॉन E इंटू V। जैसे हम वॉल्यूम को ml में इंडिकेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 का जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया फार्मूला किसके लिए, नॉर्मेलिटी के लिए। आई बात समझ में। तो ये हो गया जो है, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल लगाए करेंगे। फार्मूला हो गया ये हमारे पास। अब जो है इसकी यूनिट क्या होगी, जैसे मान लिया हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, नॉर्मेलिटी हम लोग फाइंड करेंगे, तो उसके आगे हम लोग यूनिट क्या लिखेंगे, तो उसके आगे हम लोग आप लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स या ml इनवर्स, जो भी करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स करेंगे, या डायरेक्ट जो हम लोग जो है कैपिटल N लिख देंगे उसके आगे, ठीक ना। केवल हम जो है कैपिटल N जो है उसके आगे लिख देंगे, उस वैल्यू का आगे, उसका आपका जो है हम लोग उसको यूनिट मान लेंगे। आगे देखिए अब इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, फार्मूला में हम लोग पढ़े हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या है, कैपिटल N इक्वल टू W अपॉन E इंटू V इंटू 1000। तो न्यूमेरिकल में आपका जो है इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, और इसका वैल्यू कभी नहीं देता है। इक्विवेलेंट वेट आपको खुद आपको फाइंड करके जो है इस फार्मूले में रख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले क्या देखें, हम लोग पहले देखें इक्विवेलेंट वेट, ठीक ना। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, यानी हम जो है किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे हम लोग डिटर्मिनेट करेंगे, किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे हम डिटर्मिनेट करेंगे, ये हमको यहाँ पे समझना है। तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स। सबसे पहले हम जो है अम्लों का तुल्यांकी भार हम लोग जो है फाइंड करेंगे। तो अब इतना बड़ा नाम हो गया, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एसिड, नहीं सबसे पहले हम लिखेंगे ई मतलब, ई का मतलब इक्विवेलेंट वेट, और किसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो एसिड। ये हो गया हमारे पास जो है इसका सिंबल, इक्विवेलेंट वेट का जो है आपका सिंबल हो गया ई एसिड। अब इसका फार्मूला क्या होता है, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। ये है, इस फार्मूले के थ्रू हम जो है किसी भी एसिड की हम जो है क्या रहा इक्विवेलेंट वेट हम लिख सकते हैं।
अब इसमें दिक्कत क्या है कि मॉलिक्यूलर मास तो सबको पता है, सब लोग फाइंड कर लेंगे किसी भी एसिड का। बेसिसिटी बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग जो है नहीं जानते होंगे। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? बेसिसिटी का जो है मतलब क्या है? क्षारकता का मतलब क्या? इसका इंडिकेट करता हूँ 20 है। होता क्या है? नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या होता है बेसिसिटी? यानी किसी भी एसिड के अंदर उपस्थित डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन आयन का जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उस एसिड की बेसिसिटी कहते हैं। बहुत ही आसान सा टर्म है कि किसी भी एसिड में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट होने वाले, मतलब जितना एच है उससे मतलब नहीं है, मतलब उसमें से जितने एच है उससे कितने बाहर निकलना है उसको, उससे वो मतलब है। यानी किसी भी एसिड के अंदर जो है कितने डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन आयन है वही क्या होती है? उसकी बेसिसिटी कही जाती है। जैसे देखिए एग्जांपल तौर पर हम लोग देख सकते हैं, मान लिया हमारे पास जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे जो है इसको हम वाटर में जब डिजॉल्व करेंगे तो ये आपका डिसोसिएट होगा, 1H पॉजिटिव आयन और Cl 1 निगेटिव आयन ये क्रिएट करेगा। तो क्या दिख रहा है कि इसमें आपका एक H है और उसको निकाल दिया है, बाहर निकाल दिया है, तो कितना है? कितना इसकी संख्या है? केवल एक है। तो इसकी जो है बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर हम लोग आगे देखते हैं H2SO3। इसको जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं बच्चों तो ये देता है 1H पॉजिटिव आयन प्लस HSO3 निगेटिव आयन। देखो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है लेकिन केवल एक ही निकाला है, वाटर में गया है तो 2 हाइड्रोजन में से केवल एक ही जो है ये डिस्प्लेस किया है, एक जो है सेफ अपने पास रख लिया है। तो केवल एक ही आपका दिख रहा है निकला हुआ, तो इसकी क्या कैपेसिटी? 2 होगी। भले इसके अंदर आपका 2H था, इससे मतलब नहीं है, कितना निकाला है इससे हमको मतलब होना चाहिए। फिर हमारे पास जो है H2SO4, ये करता क्या है? ये जैसे आपका वाटर में जाएगा तो ये जो है 2H प्लस क्रिएट करेगा और क्या बनेगा? सल्फेट आयन। तो इसकी क्या होगी बेसिसिटी बताइए? 2 हो जाएगा। और देखिए दोनों का फार्मूला एक ही तरह है, H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन यह केवल एक ही निकाला है, यह जो है 2 निकाल दिया है। क्यों ऐसा हुआ है? तो इसके हम जो है स्ट्रक्चर से समझेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों जो है सल्फ्यूरस एसिड केवल एक ही H निकाला हुआ है 2 होते हुए भी, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है 2 है, दोनों निकाल दिया है। तो क्या रीजन है? ठीक ना? आपको इसके लिए उसका जो है स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जब आप स्ट्रक्चर बना लेंगे किसी भी कंपाउंड का तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। तो आपको स्ट्रक्चर बनाया को समझा जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग जब चैप्टर आएगा 11th क्लास में ही तो आप जो है समझेंगे। अभी फिलहाल देखिए जैसे मान लिया हमारे पास जो है क्या है? H2SO3, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो गया सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये है आपका स्ट्रक्चर किसका? H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड का। अब इसमें ध्यान दीजिए 2 H है, तो एक H जो है डायरेक्ट आपका H के कनेक्ट में है और एक जो है क्या हो रहा है? O के साथ जो है इससे कनेक्शन क्या हुआ है? कनेक्टेड हुआ है। यानी ये डायरेक्ट क्या है? H के संपर्क में है, ये डायरेक्ट संपर्क में नहीं है। तो जब भी हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो केवल आपका ये वाला आपका जो H है यही आपका जो है डिस्प्लेस होगा, यही बाहर निकलेगा H पॉजिटिव आयन के रूप में, क्योंकि इस पे जो है इसका अट्रैक्शन कम लगा हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है ये। तो कितना होगा? केवल आपका एक ही निकल पाएगा, ये बाहर जो है नहीं, क्योंकि जो डायरेक्ट जो है उसके कनेक्शन में है ये, तो ये जो है कभी बाहर नहीं निकलेगा उससे। इसके अपोजिट जो है जब हम लोग देखते हैं किसमें? H2SO4, इसमें होता क्या है कि जो है इसका होता है स्ट्रक्चर सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब देखिए अब इसमें दोनों हाइड्रोजन जो है
इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं सल्फर से, एंड इसमें दोनों जो H है वो क्या है, जो है इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं सल्फर से। तो जैसे ही आपका वाटर में जाएगा तो ये भी आपका बाहर निकल जाएगा H+ के रूप में, और आपका ये भी बाहर निकल जाएगा H+ के रूप में। तो इसकी जो है बेसिसिटी कितनी रहेगी, 2 हो जाएगी, और इसका जो है केवल एक ही होगा। ठीक है। अब जो हमारे पास जो है H3PO4 है, इसको जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इसमें 3H+ और PO4 -3 चार्ज। तो कितना निकाला है H+, तो 3 निकाला है, तो कितना हो जाएगा बेसिसिटी इसका, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है, यानी किसी भी एसिड के अंदर जो है जितने आपके जो है डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन आयन होंगे वही क्या होगी, उसकी जो है बेसिसिटी कही जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी एसिड का जो है इक्विवेलेंट वेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, आप एक एग्जांपल देख लीजिए। देखिए जैसे जो है, मान लीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, मान लीजिए आपका H2SO4 का फाइंड करना है। तो किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए हमको 2 फैक्टर चाहिए, एक उसका मॉलिक्यूलर मास और एक जो है उसका बेसिसिटी। तो सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। तो कितना होता है H का जो है, कितना होता है आपका एटॉमिक वेट, 1 होता है। सल्फर कितना होता है, 32 होता है। 4 इंटू कितना था वो, कितना होता है 16 होता है। ये हो गया 2, ये हो गया 32, ये कितना हो गया 64। अब ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, बताइए 98 हो जाएगा ये हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास जो है H2SO4 का क्या चीज, आपका मोलर मास हुआ। इसकी हम लोग बात करें बेसिसिटी का, तो अभी हम लोग पढ़े जस्ट पीछे ही, कितना होता है 2 होता है। और हमारे पास ये क्या बन गया, H2SO4, मतलब क्या कि H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू उसका मोलर मास कितना है बच्चों, 98, और कितना बेसिसिटी है 2, कितना हो जाएगा 49। तो इस तरीके से आप किसी भी एसिड का जो है इक्विवेलेंट वेट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं बेस का इक्विवेलेंट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। नंबर 2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेसिस। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ई बेसिस इक्वल टू आपका होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी। इसमें जो है आप मॉलिक्यूलर मास तो फाइंड कर लेंगे किसी भी बेस का, लेकिन एसिडिटी जो है आप नहीं समझ पा रहे होंगे एसिडिटी क्या है। तो हम लोग देखते हैं एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी इक्वल टू आपका होता है नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल आयन इन बेसेस, यानी किसी भी बेस में कितने हाइड्रॉक्सिल आयन हैं। अब यहाँ पे ये कितना है, कितना निकल रहा है, इससे मतलब नहीं है, कितना है बस यही देख लेना है। तो आप जो है बस फार्मूला उसका देख लेंगे, किसी भी बेस का जो सिंबल होता है, जो उसका फार्मूला होता है, आप देख के उसकी जो है कितनी एसिडिटी होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, NaOH, केवल एक ही है, इसमें केवल एक ही OH है, तो इसका जो है कितना हो जाएगा, इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान हमारे पास जो है क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, कितना इसमें OH है, 2 है, तो कितना हो जाएगा जो है 2, इसकी जो है 2 जाएगा एसिडिटी। Al होल थ्राइस ऑफ OH कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा। बस जितना OH है देख लेंगे, बस उतना जो उसकी जो है क्या होगी आपकी एसिडिटी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल इसका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसका मोलर मास फाइंड करेंगे। कैल्शियम कितना होता है बच्चों 40, वो कितना होता है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32, 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 74। और इसकी एसिडिटी कितना, इसमें OH है 2 OH है तो कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो है ECa होल ट्वाइस ऑफ OH इक्वल टू कितना हो जाएगा 74/2, यानी कितना हो जाएगा 37। इस तरह हम जो है किसी भी बेस का इक्विवेलेंट वेट हम जो है कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेट करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो थर्ड है इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट्स। अब जितने भी साल्ट्स होते हैं उनका हम जो है इक्विवेलेंट वेट हम जो है डिटर्मिनेट करेंगे। अब थर्ड नंबर है इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट्स, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट्स। तो इसका भी वही फार्मूला है E साल्ट्स इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ चार्ज, आवेशों की संख्या, यानी जो है अणु भार बटा आवेशों की संख्या। अब नंबर ऑफ चार्ज कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है कोई आपका साल्ट है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है NaCl, ये हमारे पास एक साल्ट हो गया। जनरली साल्ट अब यही है, इसको हम डिसोसिएट करते हैं तो बनता है सोडियम कैटायन क्लोरीन एनायन बनता है। अब देखिए सोडियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज है तो 1 चार्ज है, Cl पे कितना आपका नेगेटिव चार्ज है तो 1 चार्ज है। दोनों में से हम किसी एक चार्ज को ले लेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका नंबर ऑफ चार्ज इक्वल टू कितना हमारे पास हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है पॉजिटिव चार्ज भी एक ही है और नेगेटिव चार्ज जो है केवल एक ही है, तो केवल हम यहाँ पे जो है 1 ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास जो है Na2CO3, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो 2Na प्लस और CO3-2। अब देखिए सोडियम पे क्या है 2 प्लस हो गया है, एक मतलब जो है हमारे पास एक सोडियम पे 1 प्लस है, दूसरे सोडियम पे जो है 1 प्लस है, तो इसको लिखते हैं 2Na प्लस, यानी कुल कितने पॉजिटिव चार्ज है तो 2 है, कितना नेगेटिव चार्ज है तो 2 है। यानी किसी भी कंपाउंड में अगर आयनिक कंपाउंड है इस तरह से जो है तो उसमें जितने पॉजिटिव होंगे उतने को नेगेटिव होने अनिवार्य होते हैं। तो अगर 2 पॉजिटिव है तब जो 2 नेगेटिव है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब थोड़ा बड़ा कंपाउंड लेते हैं, मान लिया हमारे पास क्या है Al2 होल थ्राइस ऑफ SO4, इसको हम लोग जो है ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर कितना पास हो जाएगा बताइए, ये हमारे पास हो जाएगा 2Al प्लस 3SO4-2 चार्ज। अब बताइए कितने पॉजिटिव चार्ज है कितना निगेटिव चार्ज है, तो 2 3 जा 6 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कितना है 6 पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक ना, और यहाँ पे क्या है 6 निगेटिव चार्ज है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। जितने कैटायन में जितना चार्ज होगा चाहे उसको ले लेंगे, चाहे जब जो है आपका जो एनायन उस पर जितना चाहे उसको हम लोग ले लेंगे, तो बात तो एक ही है, दोनों का आपका इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी साल्ट का इक्विवेलेंट वेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे एग्जांपल,
ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो है मान लीजिए हमारे पास फाइंड करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का हमको इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट जो है हम इसका मॉलिक्यूलर मास जो पहले लोग फाइंड करेंगे। कैल्शियम है तो कितना हो जाएगा 40, कार्बन है तो कितना हो जाएगा 12, ऑक्सीजन है एक का होता है 16, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, कितना हो गया 48। अब ये टोटल हमारे पास कितना हो गया हमारे पास 100। और जो है नंबर ऑफ चार्ज की बात करें, हम नंबर ऑफ चार्ज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है CaCO3, इसको ब्रेक कर लीजिए तो क्या बनेगा Ca2 पॉजिटिव, CO3 पर -2 चार्ज। तो कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना चार्ज है 2 है, तो 2 ले लिए हम लोग। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इक्वल टू 100/2, यानी कितना हो गया हमारे पास 50 हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी जो है साल्ट का इक्विवेलेंट वेट आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट दे दिया आपका न्यूमेरिकल में, तो उसका हम इक्विवेलेंट वेट कैसे हम लोग डिटर्मिनेट करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। नंबर 4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स। तो ई एलिमेंट्स इक्वल टू कितना हुआ है, मान लो एलिमेंट है इसका तो मॉलिक्यूलर मास होगा नहीं, इसका क्या होगा बच्चों एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। सभी लोग जानते होंगे 9th क्लास सभी लोग पढ़े होंगे वैलेंसी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। और आगे आप लोग आप पढ़ेंगे 11th में भी, जब हम पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर उसमें आपका पढ़ाया जाएगा वैलेंसी के बारे में। तो अभी फिलहाल देखिए क्या होता है इसमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, हम कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करते हैं। तो इसका जो है एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास कितना होता है तो 40 होता है। इसकी वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, सबको पता होगा ये तो जब 11th में आ गया। तो ECA इक्वल टू 40/2 यानी कि 20। ऐसे ही मान लीजिए हम जो है बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, तो इसका एटॉमिक वेट पता होगा सभी लोगों को कितना होता है इसका 27। और इसकी वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी होती है 3। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा EAl इक्वल टू 27/3 यानी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी बेस का इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं, किसी भी बेस का फाइंड कर सकते हैं और किसी भी एलिमेंट का आप इक्विवेलेंट वेट आप फाइंड कर सकते हैं और उसको जो है न्यूमेरिकल में रख के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया नॉर्मेलिटी। अगले वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे मोलैरिटी एंड रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी।